यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विजन है इसके यहाँ पर टेस्ट नंबर 24 है, ठीक है। 24 नंबर टेस्ट देखेंगे और इसका, और यहाँ पर जो फुल लेंथ है, फुल लेंथ यहाँ पर पहला है, ठीक है। फुल लेंथ अभी दूसरा भी आने वाला है 1 से 2 दिन में, संडे को शायद आएगा वो, तो संडे को हम लोग यहाँ पर करेंगे इसको, राइट। और हम लोग यहाँ पर जो अपना यूकेटी चैनल है इसका भी हम लोग फुल लेंथ तक देख चुके हैं, टेस्ट नंबर 3 तक देख चुके हैं। चौथा मैं आज यहाँ पर कराऊंगा, जो करा भी चुका हूँ सुबह, करीब 1 बजे के आसपास मैंने कराया हुआ था, तो वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो। फुल लेंथ जो चौथा है उसका पार्ट 1 कराया मैंने, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 1 से लेकर 49 तक, 1 से मतलब 49 तक हम लोग ने कवर कर लिए थे, ठीक है। 1 से 49, और हम लोग देखेंगे 50 नंबर से 100 नंबर क्वेश्चन तक इसको देखेंगे, और यहाँ पर कवर होगा टेस्ट पूरा ये, ठीक है। आते हैं तो स्टार्ट करते हैं। 49 हो गए थे 50 नंबर क्वेश्चन से। 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, इसमें बोला है निम्नलिखित फसलों में से कौन सी रोपण कृषि प्रणाली में उगाई जाती है। कौन सी रोपण यहाँ पर कृषि प्रणाली में उगाई जाएगी? तो देखो यहाँ पर रोपण कृषि पूंजी प्रधान वाणिज्यिक कृषि की एक पद्धति होती है। इसमें यहाँ पर बड़े क्षेत्र में नकदी फसलों और यहाँ पर पौधों की खेती केवल व्यावसायिक उद्देश्यों से की जाती है, ठीक है। और रोपण कृषि की उत्पत्ति लगभग 1500 ईस्वी के आसपास मानी जाती थी, राइट। जब यहाँ पर विश्व के उष्णकटिबंधीय और यहाँ पर उपोष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है उसका उपनिवेशीकरण यूरोपीय शक्तियों द्वारा किया गया था, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ से जो आंसर हो जाएगा, एक तो कपास का, ठीक है। कपास रोपण फसलों में आपकी जाएगी कपास, कोपरा, ऑयल पाम, ठीक है, रबर, गन्ना, जूट, भांग, पटुआ जो होते हैं वो, राइट। और जो पेय पदार्थ अगर पूछता, मतलब पेय फसलें पूछता, अगर पेय फसलों में आपका चाय, कॉफ़ी, कोको यह जाता। अगर पूछता फल फसलें कौन सी होंगी, तो फल फसलों का केला और अनानास, ठीक है। तो याद रखना रोपण फसलें, पेय फसलें और फल फसलों में। तो आंसर क्या होगा 1 2 3 4 5 और 6 7 डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा सभी का, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें होगा और रोपण जो एक बात और याद रखना है इसमें कि रोपण जो कृषि होती है इसमें उगाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण फसलों में से, जैसे कि यहाँ पर रोपण, पेय, फल ये सब शामिल करते हैं। तो आंसर डी सभी यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। अगर अलग से पूछता आपसे कि यहाँ पर फल फसलें इसमें कौन कौन सी, रोपण फसलों में कौन कौन सी फसलें फलों के शामिल हैं, तो आपको बतानी थी इसमें कि यहाँ पर ये सब फसल होंगी, ठीक है। इसमें बड़े क्षेत्र में नगदी फसलों की और पौधे जो होती है वो सब फसलें इसमें शामिल करते हैं, है ना, फलों पौधों वाली। तो याद रखना है इसमें यहाँ पर शामिल कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि पेय की और फल की। 51 है ब्रिज रिकॉम्बिनेज मैकेनिज्म के बारे में विचार करना है। पहला, बीआरएम एक यहाँ पर कृत्रिम डीएनए एडिटिंग टूल है जो क्रिस्पर कैस्टाइन तकनीकी की या क्रिस्पर तकनीकी की क्षमताओं और दायरे में जीनोम जो होते हैं उसको एडिट कर सकता है। पहली बात। 51 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, गलत है, ठीक है। देखो पहली बात यहाँ से इसलिए गलत है, पहली बात गलत है क्योंकि यहाँ पर जो रिकॉम्बिनेज मैकेनिज्म है ये यहाँ पर जीन संपादन विधि है, डीएनए संपादन उपकरण है। ये हमारी अनुवांशिक प्रणाली में प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है। डीएनए को प्रोग्राम करने तथा संपादित करने में उपयोग किया जा सकता है। ये उपकरण शोधकर्ता को बहुत लंबे समय तक यहाँ पर डीएनए के अनुक्रम जो होते हैं पुनर्व्यवस्थित, पुनर्संयोजन, उलट प्रतिलूप करना और स्थानांतरित करना, उसको लेकर के यहाँ पर ये क्रियाएं प्रदान करता है, ठीक है। और भविष्य में इसके उन्नत जीन संपादन उपचारों को लेकर इलाज की संभावनाएं बढ़ने की उम्मीद होगी। ना कि यहाँ पर बोला जीन एडिटिंग के दायरे में एडिट करना, तो ऐसा कुछ है तो गलत हो जाएगा ये। सेकेंड बात है ब्रिज रिकॉम्बिनेज मैकेनिज्म बहुत लंबी डीएनए श्रृंखला को एडिट कर सकता है, सही बात है, ठीक है। ओनली 2 करेक्ट है, बी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन 52, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत यहाँ पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के संबंध में विचार करना है। पहली बात है जिला आयोग आदेशों के खिलाफ अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है, पहली बात। 52 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत है, ठीक है। पहली बात यहाँ से गलत हो क्योंकि यहाँ पर जिला से राज्य आयोग है ना, तो यहाँ से बात गलत हो जाएगी। दूसरा, राष्ट्रीय आयोग के आदेशों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट होगी, यहाँ पर अंतिम अपील उच्चतम न्यायालय में होती है, ठीक है, बात सही है। तीसरा है जिला आयोग 10 करोड़ से अधिक नहीं होने चाहिए, यही होने वाले दावों को सुनवाई कर सकता है। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से इसकी ये गलत है क्योंकि यहाँ पर जो जिला आयोग है ये 1 करोड़ के दावे तक सुनवाई कर सकता है, न कि 10 करोड़ से अधिक होने का, गलत हो जाएगा। 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच यहाँ पर राष्ट्रीय आयोग और 10 करोड़ से ऊपर वाले दावे सुनवाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गलत होगा, ओनली यहाँ पर 2 करेक्ट है, बी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, 53 नंबर क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता 1931 के बारे में विचार करना है। गांधी इरविन समझौता को लेकर के भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस सविनय विज्ञान आंदोलन को स्थगित करने पर सहमत हो गई थी। पहली बात 53 का ऐसे करेक्ट है।
सेकेंड है ब्रिटिश सरकार ने नमक कर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। सेकेंड बात यहाँ से गलत हो, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने नमक कर को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया था। समझौते में भारतीयों को व्यक्तिगत उपभोग के लिए नमक बनाने को इकट्ठा करने का अधिकार दिए गए थे, लेकिन यह ब्रिटिश नमक एक अधिकार को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया था। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुए थे। ठीक है, आंसर क्या होगा? पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। 1 करेक्ट आंसर 53 का। 54 है विश्व के कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रीकरण के संबंध में विचार करना है। क्षेत्र के संबंध में पेनमैक, मोथेट और मॉडिफाइड फनियर इंडेक्स के शब्दों या फिर किसका वर्णन करता है, बताना किसका आकलन करने किया गया ये सब प्रयोग जो है। तो आंसर हो जाएगा 54 का करेक्ट आंसर। ये किया गया है नमिक प्रणाली को जो है उसको लेकर के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो पेनमैन मोथिट विधि होती है ये संभावित वाष्पोत्सर्जन की गणना ऊर्जा संतुलन दृष्टिकोण और वायु गतिकी सिद्धांत के संयोजन करती है। इसके लिए शुद्ध जो विकिरण होता है उसमें पवन वेग, वायु तापमान और वाष्प दाब जैसे अंतर, जैसे मौसम संबंधी आंकड़े होते हैं उसका उपयोग करता है। ठीक है, तो संशोधित फुर्नियर सूचकांक एक जलवायु सूचकांक है जो वर्षा अपर्दनशीलता को मापता है। ठीक है, और ये औसत मासिक वर्षा और औसत वार्षिक वर्षा के अनुपात उसको प्रदर्शित करेगा। ठीक है, याद रखना है। आंसर क्या होगा? 54 का एक करेक्ट है। 55 है पूंजी बाजार के संदर्भ में विचार करना है। देखते हैं इसको। ये बोला है आरक्षित पूंजी से तात्पर्य कंपनी की पूंजी के उस हिस्से से है जिसे कंपनी के समापन तक भुगतान के लिए नहीं मंगाया जाता था। पहली बात यहाँ से क्या होगी? करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर आरक्षित पूंजी ये कंपनी के मंगाई गई पूंजी होती है, कंपनी की ना मंगाई गई पूंजी होती है, उसका वह हिस्सा होता है जिसे सीमित कंपनी के विशेष प्रस्ताव द्वारा कंपनी के समापन की स्थिति के उद्देश्य को छोड़कर न मंगाने का निर्णय लिया गया है। सेकेंड बात है, पहला सही है। अधिकृत पूंजी से तात्पर्य कि पूंजी की उस अधिकतम राशि से जिसके लिए कंपनी द्वारा शेयरधारकों को शेयर जारी करे जा सकते हैं। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट होगी। तीसरा, किसी कंपनी की अभिधत पूंजी कभी भी उसकी चुकता पूंजी से अधिक नहीं हो सकती है। तीसरी बात यहाँ से क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर चुकता पूंजी अभिधत पूंजी से कम हो सकती है, लेकिन इसके विपरीत नहीं हो सकती है। तो बात गलत हो जाएगी। चुकता पूंजी क्या होती है? चुकता पूंजी मांगी गई पूंजी का वह हिस्सा होता है जिसका भुगतान शेयरधारकों ने कर दिया है। यह शेयरधारकों के से अपनी कंपनी द्वारा प्राप्त वास्तविक धन का प्रतिनिधित्व करता है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2 इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 56 है निम्नलिखित में से कौन सी हस्ती भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन के पीछे होगी? मतलब निम्नलिखित में से कौन सी हस्ती भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन के पीछे है? आंसर हो जाएगा 56 का करेक्ट आंसर यहाँ से पिंगली वेंकैया इसका सही आंसर होगा। ठीक है, पिंगली वेंकैया यहाँ से क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। राइट, क्योंकि यहाँ पर 1947 में जो वर्तमान ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया के दूसरे डिजाइन रंगों के बनाए रखने के लिए तैयार किया गया था और केवल एक परिवर्तन किया गया था, जिस चरखे की जगह धर्मचक्र का अशोक चक्र को रखा गया था। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 57 में ईरान और इजराइल सहित यहाँ पर पश्चिमी एशिया के संघर्ष के प्रभावित जो क्षेत्र होते हैं उसमें भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा जून 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किए गए थे? आंसर हो जाएगा 57 का करेक्ट आंसर। ये शुरू किया गया था ऑपरेशन सिंधु। ठीक है, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ऑपरेशन सिंधु विशेष रूप से 18 जून 2025 को ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते संघर्ष में फंसे भारतीयों को यहाँ पर ज्यादातर छात्रों और श्रमिकों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था। इसने विशेष विमानों और जो समन्वित जमीनी थी उसको लेकर के मार्गों का संयोजन करने को लेकर के उपयोग किया था और 3500 से अधिक भारतीयों को सफलतापूर्वक वापस लेके आए थे। ठीक है, बी आंसर करेक्ट होगा। 58 नंबर क्वेश्चन है 58 निम्नलिखित में से कितने चोल मंदिर वास्तुकला के उदाहरण होंगे? आंसर हो जाएगा 58 का। देखो, एक तो यहाँ पर तंजावुर स्थित वृद्धेश्वर मंदिर। ठीक है, ये चोल वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृति है जिसे यहाँ पर राजराज चोल प्रथम द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, और लगभग ये 1010 ठीक है 1010 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था और ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और महान जीवन चोल मंदिरों का हिस्सा होगा। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, मदुरई स्थित मीनाक्षी मंदिर। ठीक है, सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर मदुरई स्थित यहाँ पर जो मीनाक्षी मंदिर है ये तमिलनाडु में एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है जो देवी मीनाक्षी जो पार्वती है और भगवान सुंदरेश्वर जो शिव जी है उनको समर्पित होगा।
ये अपनी उत्कृष्ट द्रविड़ वास्तुकला को प्रसिद्ध होगा। ठीक है, तो और यहाँ पर जो मीनाक्षी मंदिर की जो नींव राजा कुलशेखर पांड्य द्वारा रखी गई थी। सेकंड गलत हो जाएगा। तीसरा, बेलूर स्थित चित्रा केशव मंदिर। तीसरी बात यहाँ से ये भी क्या है, गलत है, क्या होसल वास्तुकला द्वारा निर्मित था ये। ठीक है, और इसका मंदिर का निर्माण जो था भगवान विष्णु को समर्पित था, और इसमें जो निर्माण है राजा विष्णुवर्धन ये 1117 ईस्वी में चोलों पर अपनी सैन्य विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में बनवाया था। तो ये भी बात गलत हो गई। पटकल स्थित विरूपाक्ष मंदिर। चौथी बात, पटकल यहाँ पर विरूपाक्ष मंदिर, यह मंदिर बादामी चालुक्य वास्तुकला शैली का है। यह मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में रानी लोक महादेवी ने पल्लवों के अपनी यहाँ पर जो पति थे उसकी विजय को उपलक्ष्य में मनाया था। ठीक है, और ये वास्तुकला में द्रविड़ वास्तुकला शैली का एग्जाम्पल होगा, जिसके बाद में एलोरा और प्रसिद्ध कैलाश मंदिर एक मॉडल के रूप में देखे गए थे। सिर्फ पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 58 का एक बात इसकी सही है। 59 नंबर है। 59 नंबर, हाल ही में मीना माता 2034 तक डेंटल अमलगम के उपयोग को लेकर समाप्त करने पर सहमत हुआ है। इसके संबंध विचार करना है, देखते हैं इसको। थर्मामीटर में, ठीक है, क्या होगा? थर्मामीटर करेक्ट है पारे में। मरकरी जो है, बैरोमीटर, फ्लोरोसेंट और लाइटिंग, फ्लोरोसेंट लाइटिंग और डेंटल अमलगम, तो चारों बातें क्या होंगी यहाँ से करेक्ट हो जाएंगी। देखो यहाँ पर डेंटल अमलगम मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जैसे कि इसका उपयोग ऐतिहासिक रूप से इसका उपयोग थर्मामीटर, बैरोमीटर, फ्लोरोसेंट लाइटिंग, कुछ बैटरियों और यहाँ पर डेंटल जो अमलगम है उसमें भी यहाँ पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो याद रखना है जो अभी यहाँ पर अभी हाल ही में जो कन्वेंशन था 2034 का, इसमें डेंटल अमलगम को उपयोग को समाप्त करने को सुझाव सहमत हुआ है। पारा प्रदूषण को कम करने को लेकर के जिनेवा में पारे में मिनीमाता कन्वेंशन के पक्षकारों के संबंध में छठी बैठक COP6 में निर्णय लिया गया था। ठीक है, आते हैं क्योंकि यहाँ पर पारा क्या है, एक यहाँ पर प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली भारी चांदी जैसी सफेद संक्रमण धातु है जिसकी परमाणु संख्या 80 होती है। ठीक है, और एक ये समान धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रह सकती है। सभी चार। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, देखते हैं इसको। एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग का शुभारंभ, अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। ठीक है, चौथा है महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज का प्रकाशन। चार बातें यहाँ पर दे रखी है, बोला है सबसे पहले और सबसे बाद में कौन सी घटनाएं होती है उसको देखते हैं। ठीक है, तो देखो सबके सन देख लेते हैं पहले कौन कौन सा कब है। देखो यहाँ पर अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी 1864। ठीक है, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885। उसके बाद आपका आएगा हिंद स्वराज 1909। उसके बाद आपका आ जाएगा अलीगढ़ जो साइंटिफिक सोसाइटी 1864 तो हो गया था अलीगढ़ वाला। अब बचा कौन सा आपका? अच्छा, होम रूल लीग बचा है ना, तो होम रूल लीग हो जाएगा आपका कब? 1916, ये ऊपर वाला। ठीक है, इस टाइप से आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका 2341, डी करेक्ट है। क्वेश्चन 61 है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। मानव रहित यहाँ पर हवाई वाहन और यहाँ पर इसके विवरण प्रणाली देखते हैं। हेरॉन बोले सामरिक आसूचना और टोह के लिए इजराइल द्वारा विकसित किया गया था। पहली बात, 61 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट सम्मिलित है। सेकंड, रुस्तम 2 डीआरडीओ द्वारा 24 घंटे निगरानी के लिए डिजाइन किया गया था। सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, इंद्रजाल एआई आधारित ड्रोन रोधी रक्षा प्रणाली होगी। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से भी करेक्ट है। तीनों बातें 61 का करेक्ट है। आंसर क्या होगा? सी यहाँ से सही आंसर है सभी तीनों स्टेटमेंट। 62 नंबर है, हाल ही में हर्फी डाहल हर्समैन इंडेक्स शब्द का प्रयास शुरू में रहता था, ये किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा ये संबंधित है किससे? करेक्ट आंसर बाजार संकेतन पर स्तर से लेकर संबंधित होगा, ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 63, यदि चेन्नई का देशांतर लगभग 80 डिग्री ईस्ट और अहमदाबाद का 72 डिग्री ईस्ट है तो आदर्श परिस्थितियों मानते हुए इसके बीच सूर्योदय का अनुमानित समय का अंतर कितना होगा? आंसर हो जाएगा 63 का ये अंतर होगा यहाँ से 32 मिनट का 32। ठीक है, याद रखना है क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी जो 24 घंटे में कितना 360 घूमती है। ठीक है, और इसका अर्थ होता है कि 15 मिनट में 15 डिग्री घूम जाएगी कितना? 1 घंटे में। ठीक है, 15 डिग्री घूमेगी घंटे में और 1 डिग्री घूमेगी कितना? 4 मिनट में। ठीक है, तो आप इसको मल्टीपल करोगे तो 8 डिग्री इंटू 4 मिनट बराबर 32 मिनट। ठीक है, तो 32 इसका आंसर हो जाएगा। 64 है, विजयनगर के यहाँ पर न्यायिक प्रणाली के संबंध में विचार करना है। नायक ने उन भूमियों पर
संप्रभु अधिकार का प्रयोग किया जो उन्हें राय द्वारा आवंटित की गई थी। पहली बात 64 का पहला गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर अमरनायक राजा को यहाँ पर प्रतिवर्ष नजराना बेचते थे और अपनी निष्ठा दर्शाने के लिए उपहारों के साथ यहाँ पर शाही दरबार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होते थे। राजा कभी कभी उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करके उन पर अपना नियंत्रण प्रकट करते थे। हालांकि यहाँ पर 17वीं शताब्दी के दौरान इसमें कई नायकों ने स्वतंत्र राज स्थापित कर लिए थे। इसके तहत शाही संरचना में पतन में तेजी आई थी और कई नायक विजयनगर राजाओं के अधिकार को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, याद रखना होगा। आंसर क्या होगा? पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, अमरनायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य का एक प्रमुख राजनीतिक नवाचार था। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा, नायकों ने विजयनगर राजाओं की दक्षिणी प्रद्वीप को उसके नियंत्रण में लाने से मदद की थी। तीसरी बात करेक्ट होगा। आंसर 2 और 3 सही है। सी यहाँ से आंसर होगा। ठीक है, सी नंबर आंसर होगा, 2 और 3। 66 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। त्रिपुरा, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर। इनमें से कितने राज्य म्यांमार के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं? आंसर हो जाएगा 65 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी, मतलब केवल 3 इनमें से। कौन कौन सा? देखो यहाँ पर त्रिपुरा क्या है? त्रिपुरा अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लिए केवल बांग्लादेश के साथ साझा करता है, म्यांमार के साथ नहीं करेगा। ठीक है, सही बात गलत हो जाएगी। अरुणाचल प्रदेश जो है ये म्यांमार के साथ यहाँ पर एक लंबी सीमा साझा करता है, साथ ही चीन और भूटान के साथ भी। नागालैंड यहाँ पे अपनी पूर्वी दिशा जिस दिशा में म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है भूमि से, और मणिपुर म्यांमार के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो ये सब याद रखना है, त्रिपुरा नहीं होगा। 2, 3, 4 3 बातें सही है। 66 नंबर है, अंतरिक्ष यहाँ पर अनुसंधान के संबंध में विचार करना है। अंतरिक्ष अनुसंधान के माध्यम से विकसित निम्नलिखित में से कौन सी किन प्रौद्योगिकियों का पृथ्वी पर स्वास्थ्य सेवा वितरण के सुधार के लिए प्रत्यक्ष अनुप्रयोग होगा? आंसर हो जाएगा 66 का करेक्ट आंसर। केवल एक बात इसकी सही है। कौन सी? जो एक देखो, एक बात मतलब कहने का कि जैसे कि यहाँ पर उपग्रह आधारित एक संचार प्रणाली होगी, ठीक है, एक ये, और एक आपका यहाँ से भू परिक्षेपण जो सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी होगी, और एक क्या हो जाएगा लघु संवेदन इमेजिंग प्रौद्योगिकी। लेकिन जो क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है इसमें यहाँ पर क्या होगा, इसके माध्यम से विकसित और इन प्रौद्योगिकी को यहाँ पर सुधार के लिए शामिल नहीं किया जाएगा, या इनके प्रत्यक्ष अनुप्रयोग नहीं होगा। तो चौथी बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन प्रौद्योगिकी हालांकि यहाँ पर प्रक्षेपण यान और गहन अंतरिक्ष मिशन के लिए आवश्यक है, लेकिन स्वास्थ्य सेवा वितरण या चिकित्सा सेवा में इसका कोई प्रत्यक्ष अनुप्रयोग नहीं होगा, इसलिए ये आप प्रासंगिक हो जाती है, प्रासंगिक नहीं होगी। तो 1, 2, 3 करेक्ट है। ये यहाँ से आंसर होगा 66 का। 67 है, अब्राहम अकॉर्ड्स क्या है? हाल ही में सुर्खियों में देखा गया था। आंसर हो जाएगा 67 का डी, इजराइल और कुछ यहाँ पर अरब देशों के बीच राजनयिक संबंधों के समान बनाने के उद्देश्य से समझौते की एक श्रृंखला होगी। डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अब्राहम अकॉर्ड्स समझौते का एक समूह जिसे इजराइल और विभिन्न अरब देशों के बीच राजनयिक समानीकरण स्थापित किया था। इस समानीकरण की शुरुआत संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन से हुई थी। ठीक है, इसका नाम बदलकर या इसका नाम बाइबल अब्राहम के नाम से भी रखा गया था, जिसे यहूदी और अरब दोनों जो अपना साझा पूर्वज और बंधुत्व का प्रतीक मानते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आंसर डी करेक्ट है 67 का। 68 है, प्रशांत अग्निवलय के संबंध में विचार करना है। ये विश्व में ज्वालामुखी और भूकंप गतिविधि का सर्वाधिक घनत्व वाला क्षेत्र माना जाता है। पहली बात 68 का पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर प्रशांत यहाँ पर जो अग्निवलय है इसको परिधि प्रशांत मेखला के नाम से भी जाना जाता है। ये 40,000 किलोमीटर लंबा घोड़े की दाल के आकार का एक क्षेत्र होता है। यहाँ विश्व के लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखी स्थित हैं और यहाँ विश्व के लगभग 90% भूकंप आते हैं। ये प्रशांत महासागर के किनारों पर स्थित है, जहाँ प्रशांत प्लेट के आसपास कई विवर्तनिक प्लेटें अंतर्क्रिया करती हैं। पहली बात करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड, मध्य अटलांटिक कटक प्रशांत अग्निवलय का एक हिस्सा होगा। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर मध्य अटलांटिक कटक महासागर में स्थित है, जबकि यहाँ पर प्रशांत अग्निवलय पूरी तरह से प्रशांत महासागर के आसपास स्थित होगा। इसके अलावा मध्य अटलांटिक कटक एक अपसारी सीमा है, जहाँ प्लेटें अलग होकर एक नया समुद्र नितल बनाती हैं। जो अग्निवलय में आमतौर पर पाए जाने वाले परिवेष्टन एक अलग विवर्तनिक प्रक्रिया होती है। सेकेंड गलत होगा, ओनली 1 करेक्ट है, यहाँ से आंसर है। 69 नंबर है, भारत में पाई जाने वाली ऊंट प्रजातियों के संबंध में विचार करना है। भारत में पाया जाने वाला ड्रेमेडरी ऊंट एक कुबड़ वाला ऊंट है, जो थार रेगिस्तान की गर्म शुष्क परिस्थितियों के अनुकूल होता है। पहली बात 69 का पहला करेक्ट है। सेकेंड, भारत में पाया जाने वाला
बैक्टीरियन ऊँट दो कोबड़ वाला ऊँट है जो शीत रेगिस्तानी परिस्थितियों में अनुकूल और प्राकृतिक रूप से लद्दाख क्षेत्र में पाया जाता है। सेकंड बात भी करेक्ट होगी। तीसरा, खुराई ऊँट भारत की एक विशिष्ट ऊँट प्रजाति है जो दलदली और तटीय वातावरण के लिए एक अच्छी तरह से अनुकूलित होती है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से ये गलत क्योंकि दलदली और तटीय जो परिस्थिति तंत्र के लिए अनुकूल होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पर इनकी अनूठी विशेषताएं, ये तैर सकता है, मैंग्रोव को खा सकता है ना। और यहाँ पर जो ये दलदली परिस्थिति है उनके लिए अनुकूल होगा, तो ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से 1 2 करेक्ट है, तीसरा यहाँ से गलत हो जाएगा। 69 का 1 और 2 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संबंध में ताम्रलिप्ति, भरुकच्छ और सोपारा किस रूप में जाने जाते थे? आंसर हो जाएगा 70 का करेक्ट आंसर। ये महत्वपूर्ण क्या होते थे? बंदर का होते थे। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है। स्वामी विवेकानंद जो है इनके बारे में विचार करना है। देखते हैं। पहली बात है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, उन्होंने भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं को आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को संगत माना। ठीक है, सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात है, उन्होंने सामाजिक सुधार को राष्ट्रीय पुनरुत्थान के लिए अनावश्यक बताते हुए उसे अस्वीकार कर दिया था। तीसरी बात क्या होगी? ये गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर विवेकानंद ने समाज सुधार को अस्वीकार नहीं किया था, बल्कि इसे एक राष्ट्रीय पुनरुत्थान के लिए बताते थे, आवश्यक मानते थे। ठीक है, उन्होंने जाति व्यवस्था, छुआछूत और अंधविश्वास पर पुरजोर विरोध किया था और तर्क दिया था कि भारत के पुनरुत्थान के लिए जनमानस का उत्थान सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर अनिवार्य होगा। तो ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या? 1 2 करेक्ट है, 2 बातें सही है। 72, 7 देशों का समूह G7 है। G7 क्या है? देखो G7 जो है 72 का आंसर हो जाएगा। ये ऊर्जा संकट के कारण आर्थिक और वित्तीय सहयोग को प्रवृत्तर गठित एक औपचारिक समूह होगा। ठीक है, डी आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 73 नंबर में। निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2 देखते हैं। प्रस्ताव 007 जो है को संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम विषय में और खाद्य कृषि जो संगठन है फिर उसके द्वारा अपनाया गया था। पहली बात 73 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पर एक अनूठी पहल में प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा मृदा सुरक्षा विधि को लेकर के प्रस्ताव ये है अपनाया गया था, न कि यहाँ पर खाद्य और कृषि संगठन द्वारा। तो गलत हो जाएगा, किसका? IUCN होगा। ठीक है, सेकेंड बात है, प्रस्ताव 007 जो है इसका उद्देश्य मृदा के संरक्षण और संधारणी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय विधिक रूपरेखा निर्माण की वकालत करेगा। ये बात करेक्ट है। ठीक है, सिर्फ दूसरा करेक्ट होगा, तो आंसर क्या होगा? 73 का कथन आपका हो जाएगा टी, एक सही नहीं है, दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 74 है। निम्नलिखित पर विचार करने। पंचवर्षीय योजना और इसकी घटना देखते हैं। पहला बोला 8वीं पंचवर्षीय योजना, भारत WTO का सदस्य बना था। पहली बात क्या होगी? देखो पहला स्टेटमेंट यहाँ से 74 का करेक्ट है, सही बात है। दूसरा, 10वीं पंचवर्षीय योजना निगरानी योग्य लक्ष्यों को निर्धारण किया गया था। ठीक है, ये भी बात क्या होगी? करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात है, चौथी पंचवर्षीय योजना जनजातीय क्षेत्रों के विकास के कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तीनों बातें सही है। आंसर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सभी तीनों करेक्ट आंसर सही सम्मिलित कर रहे हैं। 75 है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा यहाँ पर सही होगा? ठीक है, देखते हैं इसको। देखो यहाँ पर जो सही स्टेटमेंट है ये हो जाएगा, जीवाणु या बैक्टीरिया में कोशिका द्रव होता है जबकि विषाणु में नहीं होता है। ये बात एकदम करेक्ट है। ठीक है, जो वायरस होते हैं विषाणु वो अकोशिकीय होते हैं, इसमें केवल एक प्रोटीन आवरण होता है जिससे कैप्सिड कहा जाता है, जिसके अंदर न्यूक्लिक अम्ल कोर DNA या RNA होता है। उसको यहाँ पर कोशिका द्रव से किसी आंतरिक तरल परिवेश का अभाव मानते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया यहाँ पर असीम केंद्रीय या प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। इसके पास कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म जिसको बोलते हैं उससे भरा होता है, उससे भरा एक निश्चित आंतरिक तंत्र होता है जहाँ चयापचय कार्य संपन्न करते हैं। ये यहाँ से करेक्ट होगा। 76 नंबर क्वेश्चन है। 76 से सह उदार तंत्र के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। सह उपचार तंत्र, सह उदार तंत्र और यहाँ पर किसके बारे में?
ये बोला है से उधार तंत्र में एक सहयोगात्मक व्यवस्था शामिल होती है जिसमें दो या दो से अधिक संस्थाएं किसी उधारकर्ता को ऋण प्रदान करने के लिए साझेदारी करती हैं। पहली बात 76 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। सेकेंड, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को बैंकों और एनबीएफसी द्वारा सह उधार की अनुमति देती है। सेकेंड बात भी करेक्ट होगी। तीसरा, सह उधार में ब्याज दरें हमेशा एनबीएफसी द्वारा प्रदत्त पारंपरिक जो ऋण होती है उसके सापेक्ष अधिक होती हैं। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात 76 का ऐसे क्या हो जाएगी? ये गलत है। ठीक है, आंसर क्या होगा? ओनली 1 और 2 यहाँ से इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तीसरी बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर उधारकर्ता को कम ब्याज दरों का लाभ मिलता है क्योंकि यहाँ पर ऋण का अधिकांश हिस्सा बैंक द्वारा वित्त पोषित होता है जो पूरी तरह से एनबीएफसी को दिए गए जो ऋण है उसकी ब्याज दर की तुलना में कम होता है। ओनली 1 2 करेक्ट है, 2 बातें सही है। 77 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोले कोरियलिस बल के संबंध में विचार करना है। भूमध्य रेखा पर कोरियलिस बल क्या होता है? शून्य होता है। पहली बात 77 का पहला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोरियलिस बल भूमध्य रेखा पर शून्य और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। कोरियलिस बल किसी स्थान पर अक्षांश रेखा पर निर्भर करता है। ठीक है, सेकेंड बात है कोरियलिस बल पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के कारण उत्पन्न होता है। सेकेंड बात गलत है क्योंकि यहाँ पर कोरियलिस बल एक आभासी बल है जो पृथ्वी की अपनी धुरी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड गलत है। तीसरा, कोरियलिस बल का परिमाण गतिशील वस्तु की गति पर निर्भर करेगा। ठीक है, तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 1 और 3 सही हो जाएगा। तो 77 का 2 बात करेक्ट है, बी। 78 नंबर है, हड़प्पा स्थल अवस्थित इनकी क्या होगी देखते हैं। फरमाना सिंध, पहली बात क्या होगी? 78 का पहला यहाँ से गलत है क्योंकि फरमाना यहाँ पर सिंध बोले गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो है फरमाना आपका हो जाएगा यहाँ पर ये हरियाणा के रोहतक में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पाकालीन पुनर्स्थित तत्व है, पुनर्स्थित मतलब स्थल है। ठीक है, ये विकसित हड़प्पा काल के समाधान के स्थल के रूप में जाना जाता है। राइट, तो यहाँ से ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है कोट दीजिए हरियाणा। सेकेंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान के सिंध में स्थित एक महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता स्थल होगा। दूसरा भी गलत हो गया। नागेश्वर गुजरात, तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। चौथा, ये भी यहाँ पर हड़प्पा स्थल है। ठीक है, और ये प्रचुर मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध समुद्र शंखों के कारण यहाँ पर शंख से बनी वस्तुएं जैसे चूड़ियाँ करछुली सब मिलती है। चौथी बात है बालाकोट पंजाब। चौथी बात यहाँ से क्या होगी? ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पर बालाकोट पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, न कि पंजाब में। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक बात इसकी करेक्ट है। कौन सी? जो मैंने बताई थी आपको, नागेश्वर सी है ना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 है भारतीय हिमालयी भूभाग के संबंध में विचार करना है। भारतीय हिमालयी भूभाग केवल 8 राज्यों में फैला हुआ है। पहली बात यहाँ से गलत है क्योंकि भारतीय हिमालयी भूभाग काफ़ी अधिक यहाँ पर जगह विस्तृत है, जैसे कि 11 राज्यों में है ना, यहाँ पर 8 राज्यों में नहीं। फूलों की घाटी कश्मीर हिमालय भूभाग में स्थित होगा। सेकेंड बात गलत है क्योंकि यहाँ पर फूलों घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं गढ़वाल में हिमालय स्थित है, न कि यहाँ पर कश्मीर हिमालय में, तो ये बात गलत हो जाएगी। तीसरा है 16 वन पूर्वी हिमालय के विशिष्ट ऊंचाई वाले घास के मैदान होते हैं। तीसरी बात भी गलत है क्योंकि यहाँ पर 16 वन जो होते हैं ये हिमालय में नहीं पाए जाते हैं, ये पश्चिमी घाट ऊंचाई वाले काफ़ी वन होते हैं। तो ऐसा क्या होगा? तीसरा गलत है, दूसरा गलत है और पहला गलत है, सभी गलत है। गलत पूछा है तो सभी। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। देखते हैं, इसमें बोला है बादल के प्रकार, ऊंचाई श्रेणी और अन्य विशेषता इसकी। पच्छाप मेघ क्या होते हैं? देखो जो पच्छाप मेघ होते हैं ये क्या होगा? ये यहाँ से जो ऊंचे बादल और 8 से 12 किलोमीटर यहाँ पर श्रेणी होती है, हमेशा सफ़ेद रंग से होते हैं, सही बात है। सेकेंड है कपासी में क्या होते हैं? ऊंचाई इनके बादल से 4 से 7 किलोमीटर। राइट, सेकेंड बात भी इनकी करेक्ट होगी क्योंकि यहाँ पर रुई जैसे दिखने वाले चपटे आधार वाले होते हैं, सेकेंड बात भी सही है। तीसरी बात है वर्षा मेघ। वर्षा मेघ कैसे होते हैं? देखो जो वर्षा मेघ है ये इनकी पहचान गहरे भूरे या काले रंग से होती है। ठीक है, और ये सघन तथा सूर्य की किरणों के अपारदर्शी से होते हैं। बात करेक्ट है, सभी सही है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा सभी तीनों स्टेटमेंट सी सही हो जाएंगे। राइट, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2। सिल्वर फर के वृक्ष नीलगिरी पर्वतों में नहीं उग सकते हैं। पहली बात 81 का पहला स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है। ठीक है, दूसरी बात है सिल्वर फर
की प्रजातियां समुद्र तल से 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई के बीच उगती हैं। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी घाट को स्थानीय स्तर पर यहाँ पर अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री है ना, वैसे यहाँ पर कर्नाटक उसके लिए तो इस टाइप से यहाँ पर इसमें अलग नाम से जानेंगे। और यहाँ पर जो बात कर रहा था इसकी जो पेड़ों की, तो उसके बारे में ये दोनों बातें करेक्ट हैं। ठीक है, 81 का आंसर क्या होगा? सभी करेक्ट है, तो ए यहाँ से सही आंसर है। आगे आते क्वेश्चन 82। बयासी नंबर क्वेश्चन है, तटीय विनिमय क्षेत्र है ना, और यहाँ पर क्षेत्र इसके जोन और क्षेत्र CRZ1 है जो, ये हो जाएगा यहाँ से आपका जो पहली बात है CRZ1, ये अंतर्ज्वारीय क्षेत्र है ना। तो पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका पहला स्टेटमेंट सही होगा, पहली बात सही है। दूसरा CRZ2 पारसिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र होते हैं, सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर CRZ जो फर्स्ट ए में यहाँ पर पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र आते हैं, तो गलत हो जाएगा। तीसरा CRZ3 ज्वार भाटे से प्रभावित जल का निकाय, तीसरी बात ऐसे गलत है, क्योंकि यहाँ पर CRZ फोर्थ बी जो होता है उसमें यहाँ पर ही बताता है, तो ये बात गलत होगा। ओनली वन करेक्ट है, एक बात इसकी सही है। 83 नंबर है, हाल ही में शुरू की गई नव्या पहल का उद्देश्य क्या होगा? नव्या पहल का उद्देश्य मंत्रालय यहाँ पर क्या होगा? केंद्रीय कौशल विकास मंत्रालय, उद्यमिता मंत्रालय और महिला विकास जो बाल विकास मंत्रालय उसके सहयोग से यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, ये PM कौशल विकास को लेकर के यहाँ पर एक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करेंगे दोनों यहाँ पर जो मंत्रालय मिलकर। ठीक है, 84 है, निम्नलिखित पर विचार करने, राज भत्ता प्रीवी पर्स को 26वें संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से समाप्त किया गया था, जिसके लिए सरकार के राजस्व घाटे में कमी लाने वाले आधिकारिक तर्क पर दर्ज किया गया है या तर्क दिया गया है। पहली बात यहाँ से क्या होगी? इसकी गलत है। ठीक है, पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी, क्योंकि पहली बात यहाँ से इसलिए गलत है क्योंकि जो 1971 में 26वां संविधान संशोधन जो था उसमें अधिनियम में पारित किया गया था और सभी रियासतों और विशेषाधिकार को प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था। इस संशोधन ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 291 और 362 को हटा दिया था। ठीक है, इसके लिए 26वें संविधान संशोधन अग्रलिखित आधिकारिक कारण दिए गए थे। राजभत्ता और अनन्य विशेषाधिकार के साथ शासक की अवधारणा जो किसी भी वर्तमान कार्य को सामाजिक रूप से उद्देश्य में संबंधित नहीं बताती है, एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था का साथ असंगत होती है। इसके अलावा प्रीवी पर्स ने उन्मूलन के सरकार को राजस्व घाटे में कमी आती है, लेकिन यहाँ पर एक अंतर्निहित लाभ था, न कि आधिकारिक कारण था। तो ये बात गलत है, पूरी बात आपको याद रखनी है इसकी। सेकेंड बात है, प्रीवी पर्स की रियासतों में शासकों को उसके उत्तराधिकारी को भारत की संचित निधि से दिए जाने वाला वार्षिक मुक्त भुगतान था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि अब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 291 के तहत शासक और एक संवैधानिक अधिकार बताता था। इसका उद्देश्य शासकों के सभी खर्चों को पूरा करना था, जिसमें धार्मिक और औपचारिक उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले खर्च भी शामिल होते थे। ओनली 2 करेक्ट है, बी यहाँ से आंसर होगा। 85 है, यह उच्चतम न्यायालय द्वारा पीड़ित पक्ष को भारत के किसी भी यहाँ पर निचली अदालत में अधिकरण द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए पर दी गई थी। विशेष अनुमति है, इसमें यहाँ पर विचार करना कि किसका वर्णन यहाँ पर कर रहा है। आंसर हो जाएगा, ये वर्णन कर रहा है किसका? विशेष अनुमति याचिका की बात कर रहा है। संविधान का आर्टिकल 136 में यहाँ पर भारत के संविधान के उच्चतम न्यायालय के किसी पीड़ित पक्ष को भारत की किसी भी निचली अदालत या अधिकरण ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील करने की शक्ति विशेष अनुमति देता है। ठीक है, तो ऐसा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्पेशल लीव पिटिशन, मतलब SLP करेक्ट आंसर है, तो बी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, फिडे विश्व कप 2025 के संबंध में विचार करने, इस प्रतिस्पर्धा की मेजबानी गोवा भारत में की गई थी। पहली बात 86 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, फिडे विश्व कप प्रत्येक 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। सेकेंड बात करेक्ट होगी। ठीक है, पिछले यहाँ पर 2023 में वो था। चौथा, जोवोखिर सिंडारोव ने यह प्रतिस्पर्धा जीता, जिससे अब तक के सबसे कम उम्र विजेता बन गए। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर 1 2 3 सभी करेक्ट है। 86 का आंसर डी यहाँ से सही होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के आयु अनुकूलन शहरों के समुदाय के विश्व नेटवर्क के रूप में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा 87 का करेक्ट आंसर, ये शामिल किया गया है। कोझिकोड इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 88 नंबर,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कर बचाओ टैक्स एवॉइडेंस जो होता है एवॉइडेशन, इसको लेकर के अपनी कर देनदारियों को कम करने के लिए कराधान विधियों की खामियां या प्रावधानों का विधि सम्मत रूप से उपयोग करना शामिल है। पहली बात 88 का सही है। सेकंड, भारत में किसी भी रूप में कर बचाव अवैध है, जबकि कर चोरी विधि सम्मत होगा। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर कर चोरी जो होता है इसे कारण भुगतान से बचने के लिए इरादतन अपनी आय या खर्चों को गलत तरीके से पेश करना होता है, ये शामिल होता है, ये गैर कानूनी है। तो बात गलत हो जाएगा। आंसर ओनली वन करेक्ट है, एक आंसर होगा। 89 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में विचार करना है। ये एक फसल बीमा योजना है जिसे किसानों को अपनी उन सभी जो प्राकृतिक जोखिम है उसका बीमा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था, जिन्हें रोका नहीं जा सकता है। पहली बात 89 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकंड, इस योजना के तहत केवल खाद्य फसलें ही शामिल होंगी। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर इस योजना में उन सभी खाद्य फसलों, तिलहन फसल और जो वार्षिक वाणिज्यिक जो फसल होती है उन सबको भी लागू हो सकती है। तो ये बात गलत हो जाएगी। तीसरी बात है, योजना के तहत भागीदारी सभी ऋण किसानों के लिए अनिवार्य होगा। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये स्वैच्छिक होगा, ये अनिवार्य नहीं है। ओनली वन करेक्ट है। 89 का आंसर ए के यहाँ से होगा। स्वैच्छिक मतलब यहाँ पर खुद की इच्छा से, है ना, यहाँ पर कोई यहाँ पर बंधकारी नहीं कि यहाँ पर जरूरी ऐसा होगा। राइट। क्वेश्चन नंबर 90 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल इतिहास में सबसे हाल ही में मानव द्वारा खेती के लिए अंतर्गत आई थी। आंसर हो जाएगा 90 का करेक्ट आंसर, ये रबर इसका सही आंसर होगा पी। 91 आते हैं, शांति अधिनियम 2025 के संबंध में विचार करना है। यह परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और यहाँ पर परमाणुवी नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम 2010 को दोनों को प्रतिस्थापित करेगा। पहली बात क्या होगी, 91 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। दूसरी बात है, ये 2030 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा जो क्षमता होती है वो हासिल करने को लेकर के भारत में उद्देश्य से समर्थन करेगा। सेकेंड बात यहाँ से इसकी ये गलत हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड बात यहाँ से गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो पहली बात सही है, सेकंड वाला बोल रहा है कि यहाँ पर 2030 तक 100 गीगावाट है ना, तो ये बात गलत होगी। जबकि यहाँ पर जो 2030 तक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 100 गीगावाट जो उसका लक्ष्य 2047 तक होगा, है ना, 2030 तक नहीं होगा। ये अधिनियम स्वचालित मार्ग के तहत परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का संचालन 100% प्रत्यक्ष विदेशी एफडीआई का अनुमति देता है। तीसरी बात यहाँ से ये गलत होगा, तीसरा भी गलत है। ओनली वन यहाँ से इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 49% तक यहाँ पर सीमित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को लेकर के बताएगा। ओनली वन करेक्ट है, यहाँ से क्या होगा, 91 का आंसर हो जाएगा एक। क्वेश्चन नंबर 92 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अस्थायी सदस्यों के बारे में विचार करना है। उन्हें महासभा द्वारा उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से चुना जाता है। पहली बात 92 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड, भारत को किसी भी अन्य संयुक्त राष्ट्र जो देश है उसकी तुलना में अधिक बार सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो भारत के यहाँ पर तुलना में अधिक बार यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र जो परिषद के लिए ब्राजील को चुना गया है। ठीक है, ब्राजील यहाँ पर किसी भी अन्य संयुक्त राष्ट्र यहाँ पर सदस्य देश की तुलना में सबसे अधिक बार चुना गया है। ठीक है, जैसे 22-23 में और 11 कार्यकाल इसने पूरे कर लिए हैं चुने जाने के, जबकि भारत ने अपने हाल ही यहाँ पर 2020 के चुनाव तक 8 कार्यकाल पूरे किए। तो यहाँ पर ब्राजील क्या होगा, वो टॉप पर होगा। ठीक है, भारत यहाँ पर नहीं है, तो गलत हो जाएगा ये। 92 का आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से जो पहला तो यहाँ से करेक्ट है और दूसरा गलत है और तीसरा भी गलत है। ठीक है, तो तीनों बातें यहाँ से मतलब दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है, तीसरी वाली भी गलत है, क्योंकि सदस्यता समाप्ति वाला कोई भी अस्थायी सदस्य तत्काल निर्वाचन के पात्र नहीं होता है। ठीक है, ये बोला चुना जाता है। तो ओनली वन करेक्ट है, एक यहाँ से ए आंसर होगा 92 का। 93 नंबर है, भारत में ऊर्जा क्षेत्र के संबंध में विचार करना है। भारत में किसी भी परिवार के पास किसी भी सामाजिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनी द्वारा जारी किया गया एक अधिक एलपीजी कनेक्शन नहीं हो सकता है, एक से अधिक। पहली बात क्या होगी, 93 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से ये करेक्ट है। ठीक है, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। दूसरी बात है, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बाजार द्वारा निर्धारित होती हैं। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, सेकेंड बात भी इसकी करेक्ट है। तीसरी बात है, भारत पेट्रोलियम उत्पादों को शुद्ध निर्यातक होगा। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से ये करेक्ट है। चौथा, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल
जो परिशोधन शालाएं होती है उसकी संख्या निजी क्षेत्र की तुलना में अधिक है। ये भी बात करेक्ट है। चारों यहाँ से सही है। 93 का आंसर क्या होगा? कितने सही हैं? तो सभी 4 डी यहाँ से आंसर होगा। 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव आमतौर पर अल नीनो की घटना से जुड़ा होता है? अल नीनो घटना से इनमें से कौन सा प्रभाव जुड़ा हुआ है? आंसर हो जाएगा 94 का करेक्ट आंसर। एक तो पूर्वी प्रशांत महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संभावना जो में वृद्धि होती है, बात सही है। पहला, ऑस्ट्रेलिया में सूखे के वनाग्नि की घटनाओं पे कमी, ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर अल नीनो के दौरान गर्म जल दक्षिण अमेरिका के तट पर प्रभावित होता है, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पश्चिमी प्रशांत महासागर के ऊपर से वायु ठंडी होकर शुष्क हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप एल नीनो के संबंध में ऑस्ट्रेलिया में सूखे और वनाग्नि घटना में वृद्धि होती है, न कि कमी होती है। ठीक है, तो ये बात गलत होगा। तीसरी बात है, भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून वर्षा मजबूत होती है। तीसरी बात गलत है क्योंकि यहाँ पर अल नीनो का भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून वर्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यहाँ पर ये मजबूत नहीं होती है। ओनली 2 करेक्ट है। 94 का आंसर बी बात सही है। 95 है, जेट स्ट्रीम के संबंध में विचार करना है। जेट स्ट्रीम तीव्र गति से प्रवाहित होने वाली वायु धाराएं जो वायुमंडल के केवल क्षोभमंडल क्षेत्र में पाई जाती है। पहली बात 95 का पहला गलत है। ठीक है। दूसरा, गर्मी के मौसम में पूर्वी जेट स्ट्रीम भारतीय क्षेत्र में मानसून वर्षा के गर्त विकास में सहायता करती है। सेकेंड बात करेक्ट होगा। तीसरा, उत्तरी गोलार्ध में जेट स्ट्रीम आमतौर पर प्रचलित वायु परिसंचरण के कारण पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तीसरी बात गलत है क्योंकि यहाँ पर उस जो उत्तरी गोलार्ध में जेट स्ट्रीम जो होती है ये आमतौर पर पृथ्वी के घूर्णन की कोरियोलिस प्रभाव के कारण पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, ना कि पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है। इसका एक बड़ा यहाँ पर एकमात्र बड़ा अपवाद उत्तरी गोलार्ध में गर्मियों के दौरान हिंद महासागर के ऊपर चलने वाली मौसमी उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम होगी। तीसरी बात गलत है। आंसर क्या होगा? ओनली 2 करेक्ट है। एक बात यहाँ से सही हो जाएगी, ए नंबर। 96 नंबर है, विश्व के अधिकांश उस रेगिस्तान उपोष्ण जो कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं उसके महासागरी जो महाद्वीपीय पर के पश्चिमी किनारों पर स्थित होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक परिघटना का योगदान देता है? आंसर हो जाएगा 96 का करेक्ट आंसर। ये एक तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की पट्टी उपस्थित होती है। ठीक है। दूसरा, अपतटीय व्यापारिक पवनों का प्रभाव होता है। तीसरी बात, पश्चिमी तटों की उस जो धाराएं होती है उसकी उपस्थिति, इसकी उपस्थिति नहीं होती, इसकी अनुपस्थिति होगी। ठीक है। तो तीसरी बात यहाँ से गलत होगी। ओनली 1 2 करेक्ट है। विश्व के अधिकांश उस रेगिस्तान जो क्षेत्रों में द्वीपकूल पर किनारों पर स्थित है, पश्चिमी किनारों पर, तो 1 और 2 इसका करेक्ट होगा। ए यहाँ से आंसर है 96 का। 97 नंबर देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 143 के संबंध में विचार करना है। ये उच्चतम न्यायालय की परामर्शदात्री अधिकारिता से संबंधित है। पहली बात 97 का पहला करेक्ट है। सेकेंड, राष्ट्रपति कानूनी प्रश्नों पर न्यायालय की राय मांग सकता है। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा, उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई राय बाध्यकारी नहीं होती है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर सभी तीनों 97 का सभी तीनों से डी करेक्ट हो जाएगा। 98 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा देश रेखा है ना, देखते हैं। डुरंट रेखा यहाँ पर ये क्या होगा? डुरंट रेखा जो यहाँ पर है ये करेक्ट हो जाएगी। पहला पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है। 38वीं समानांतर रेखा इंडोनेशिया, मलेशिया। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि 38वीं समानांतर जो रेखा है ये उत्तरी अक्षांश को दिया गया एक लोकप्रिय नाम का जो मोटे तौर पर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करता है। बात गलत हो जाएगा। ब्लू लाइन इजराइल, लेबनान। तीसरी बात करेक्ट है। 1 और 3 करेक्ट है। 2 बात यहाँ से सही है, तो बी यहाँ से सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 99 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2। साइबर अपराध पर बुडापेस्ट कन्वेंशन साइबर अपराध से निपटने हेतु उद्देश्य पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। बुडापेस्ट कन्वेंशन का मसौदा संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में तैयार किया गया था। सेकेंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर बुडापेस्ट कन्वेंशन मसौदा संयुक्त राष्ट्र यूएन के तहत नहीं तैयार किया गया था, बल्कि इसे यूरोप की परिषद सीओई द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान जैसे जो पर्यवेक्षक देश है उसकी सहायता देकर तैयार किया गया था। तो ये बात गलत हो जाएगी। पहली बात करेक्ट है। 99 का आंसर सी करेक्ट है। एक सही है और दूसरा यहाँ से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं हम लोग यहाँ से। 100 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से युग्मों पर विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला बोला है आर्द्र भूमि झील और यहाँ पर अवस्थित इसकी दे रखा है। ठीक है। पहला बोला है सिलिसेड झील हरियाणा।
पहली बात गलत है, क्योंकि सिलसीड झील राजस्थान के अलवर में, कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़, कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, ये बात सही है। घोघा बिल झील आसाम, तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये बिहार के कटिहार में, ठीक है, असम में नहीं होगा। गोकुल जलाशय बिहार, ये बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि गोकुल यहाँ पर जो ये बक्सर में, इससे तो बिहार में। 2 और 4 करेक्ट है, आंसर नेट का बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर 100 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कवर हो गए। 50 मैंने पहले किए थे, 50 मैंने आज कर लिए, ठीक है, 51। तो इस टाइप से यहाँ पर टेस्ट नंबर 24 ये बोल सकते हो फुल लेंथ टेस्ट नंबर जो ये है, ये विजन है इसका, 1 नंबर खत्म हो गया, ठीक है। और हम लोग आज सुबह देख चुके हैं अपना यूकेटी का जो फुल लेंथ नंबर टेस्ट नंबर 4 है, उसको भी मैंने कराया हुआ है, वो भी आप जाके देख सकते हो। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आप फिल्म किए हैं, ठीक है। एंड करते हैं इसको, कोई डाउट रहेगा नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। डेली टारगेट से बस जुड़ना, डेली टारगेट भी चल रहा है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को अच्छा करना है, क्या क्या आपको रोज चीज़ें शामिल करनी है, क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, वो सब मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है। और शाम को उसके MCQs भी चलते हैं, MCQs भी उसके देख सकते हो, ठीक है। एंड करते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।